हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 के ऊपर। आज हम इस लेक्चर में कंडक्टेंस वाला पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने नर्न्स्ट इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे। जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं वो अपन ने डिस्कस करने की कोशिश की थी। एक पीएच का टॉपिक बच रहा था। मैंने कहा था इस लेक्चर में पीएच का टॉपिक होगा, लेकिन मैं ऐसे करूंगा कि सबसे लास्ट में जब भी टॉपिक खत्म हो रहे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तभी अपन पीएच का टॉपिक डिस्कस करेंगे और छोटे मोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स टाइप अपन वो लेक्चर लेंगे। हाँ सर। तो आज इस लेक्चर में अपन कंडक्टेंस वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, चीजों को फ्लो में रखेंगे। आपने पहले 4 लेक्चर्स देख के आना है, तो आपका एक अच्छा सीक्वेंस बिल्ड होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अगर आप अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी ये चैप्टर का काफी ज्यादा रोल होता है। तो आज का अपना टॉपिक है भाई कंडक्टेंस वाला टॉपिक है आज अपना। सर कंडक्टेंस के बारे में आज अपना डिस्कशन होगा। कंडक्टेंस, तो पहली बात, कंडक्टेंस हमारे पास 2 टाइप का कंडक्टेंस अपने को देखने को मिलता है। 2 टाइप का कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो भाई पहला कंडक्टेंस की मैं बात करूंगा तो पहला कंडक्टेंस सर मेटालिक कंडक्टेंस है। मेटालिक कंडक्टेंस है जो अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, मेटालिक कंडक्टेंस जो अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं। और दूसरा है आयोनिक कंडक्टेंस जो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये दो भाई अपने पास कंडक्टेंस के टाइप्स होते हैं। भाई 2 टाइप्स है। एक तो है भाई मेटालिक कंडक्टेंस जो अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, दूसरा है आयोनिक कंडक्टेंस जो कि अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिजिक्स वाले मेटालिक कंडक्टेंस में अपन क्या करते हैं सर, ये किसके वजह से होता है सर, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहां पे कंडक्टेंस होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टेंस होता है। सर किस चीज का कंडक्टेंस? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस। अपन देखते हैं भाई, सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं कंडक्टेंस मतलब क्या। सपोज भाई ये कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर है। कॉपर क्या है सर? कॉपर एक मेटल है। कॉपर बेटा आप सभी को मालूम है एक मेटल है। तो मेटल के थ्रू हमारे पास कंडक्टेंस हो रहा है। किस चीज का सर? हमारे पास करंट का फ्लो हो रहा है। आय अपन करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट का फ्लो किन कैरियर्स के साथ हो रहा है सर? इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स जो अपने करंट को फ्लो कर रहे हैं। तो मेटालिक कंडक्टेंस में हमारे पास कंडक्टेंस किसके कारण हो रहा है, या फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण हो रहा है सर? इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा आयोनिक कंडक्टेंस में, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है सर यहां पे आयंस का रोल हो रहा है। यहां पे आयंस का रोल हो रहा है। सपोज मैंने लिया भाई यहां पे NaCl है। NaCl को सपोज मैंने ब्रेक किया तो मुझे क्या मिलता है सर? Na+ मिलता है और Cl- मिलता है। हाँ सर, ये दोनों क्या होते हैं सर? आयंस इसे कहते हैं। एक को अपन कहते हैं सर कटायंस दैट आर पॉजिटिवली चार्ज, दूसरे क्या होते हैं सर? अनायंस दैट आर नेगेटिवली चार्ज। मिलके इसको अपन क्या कहते हैं सर? आयंस ही तो कहते हैं। मिलके अपन इसको क्या कहते हैं सर? आयंस ही तो कहते हैं। तो यहां पे फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयंस के कारण हो रहा है, इसलिए अपन इसको आयोनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। किसके कारण होता है सर? ये ड्यू टू फ्लो या ड्यू टू आयंस। ड्यू टू अपन क्या लिख सकते हैं?
ड्यू टू सर आयंस के कारण ये होता है। इतना समझ में आया। मेटालिक कंडक्टेंस भाई फिजिक्स का कंसेप्ट है। मेटालिक कंडक्टेंस सर अपने पास फिजिक्स का कंसेप्ट है, और आयोनिक कंडक्टेंस हमारे पास केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट है। ये दोनों के बीच में अच्छे से आपको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है और वो वाला फिजिक्स का कंसेप्ट है। यहाँ पे मेटल इन्वॉल्व है, जैसे कॉपर वायर इन्वॉल्व है, तो उसके थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण मूवमेंट हो रहा है करंट का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है। इस केस में आयंस के वजह से फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। हाँ सर, फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। यहाँ पे मेटालिक कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? फैक्टर्स अगर मैं पूछूंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं? तो पहला फैक्टर है बेटा अपने पास, दैट इज नेचर ऑफ द मेटल। भाई मेटल कैसा है? क्या मेटल एक अच्छा कंडक्टर है? क्या मेटल अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है, या मेटल अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है? उसके बेसिस पे अपन नेचर ऑफ मेटल डिसाइड करते हैं कैसा है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। भाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम का क्या मतलब है? अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम ज्यादा होंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जल्दी वो इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं और कंडक्टेंस अपना इंक्रीज हो सकता है। वेराज अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कम है, तो उसके केस में कंडक्टेंस कम आएगा। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐसे समझ सकते हो सर, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आउटर मोस्ट यानी बाहर ये पाए जाते हैं, बाहर के शेल में पाए जाते हैं। सपोज मैं बात करूंगा सोडियम की मैंने बात की जाए, तो सोडियम की वैलेंसी क्या होती है सर? 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है रहती है। हाँ सर। एटॉमिक नंबर इसका 11 है, मतलब इसके ये वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और सबसे बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन ये पाया जा रहा है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा है सर? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा है सर? ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। हाँ सर, हाँ सर। हमारे पास इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो सबसे बाहर के शेल में पाया जाता है। द आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। हाँ सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। फिर तीसरा क्या है सर? तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में भी आप ये पढ़ते हो कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर में क्या होता है सर? अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ये अपन टर्म्स फिर से समझेंगे, लेकिन थोड़े नॉलेज, फिजिक्स के थोड़े नॉलेज के ऊपर। रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है सर? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा एक ऑब्स्ट्रक्शन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आता है, जिसके कारण उसका कंडक्टेंस कम हो जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टेंस की शक्ति ये डिक्रीज हो जाती है। ये आपको चीजें याद करनी है भाई। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं, सिंपली ऐसे भी समझ सकते हो,
टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो रैंडमनेस इंक्रीज होती है, रैंडम मोशन इंक्रीज होता है। रैंडम मोशन अगर इंक्रीज होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होंगे चीजें। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अच्छे से करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा, इसलिए कंडक्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। तो भाई बेसिक से आपको क्या समझना है, मेटालिक कंडक्टेंस फिजिक्स का कंसेप्ट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में और अच्छे से आप टॉपिक समझ रहे होंगे। यहां पे मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये किसके कारण होता है सर? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये होता है। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो यहाँ पे। अगर आपको ज्यादा कंसेप्चुअली अच्छा बनना है तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण आप एक्सक्यूज मी, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी आप ऐड कर सकते हो। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इन चीजों को, तो भाई नेचर ऑफ मेटल आपका कैसा है, कैसा आपने मेटल लिया है, कैसे आपके मेटल का स्ट्रक्चर है, उस पे चीजें डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पे भी डिपेंड करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। हाँ सर। टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रैंडमनेस बढ़ जाती है, इधर इधर कोलिजन बढ़ जाता है। उस कोलिजन के कारण ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है इलेक्ट्रॉन फ्लो को। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। ये हमारा हो जाता है भाई मेटालिक कंडक्टेंस का पार्ट। सर मेटालिक कंडक्टेंस तो इजी सा है, अपन ने 9th में भी ऐसे टाइप का कंडक्टेंस पढ़ा होगा। दूसरा क्या है सर? आयोनिक कंडक्टेंस, जो मैंने कहा केमिस्ट्री में अपन इसको यूज करते हैं। ये आयंस के कारण कंडक्टेंस जो आता है जिसको अपन आयोनिक कंडक्टेंस बोलते हैं। सपोज NaCl ब्रेक कर रहा है, Na+ और Cl-, तो Na+ क्या है? कटायन है, Cl- अनायन है, दोनों को मिलके अपन आयंस कहते हैं। तो आयंस के कारण जो कंडक्टेंस आ रहा है उसको मैं आयोनिक कंडक्टेंस कहता हूं। इसके क्या क्या फैक्टर्स है, यहां पे क्या क्या है भाई? फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं? तो पहला भाई अपन लिख सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट माने सर कौन सा आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, कौन सा आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है। यानी कि सर आप यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या फिर आप यूज कर सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है उस पे भी डिपेंड करता है। भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स झटके से आयंस दे देगा, ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, ज्यादा कंडक्टेंस होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे आयंस बनाएगा तो कंडक्टेंस थोड़ी कम होगी। हाँ सर, यस। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर उसके बाद भाई साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन या फिर सॉल्वेशन। सर ये कौन सा कंसेप्ट है? साइज ऑफ आयन या सॉल्वेशन। भाई जनरली मैं बात करता हूं, यहां पे कंसेप्ट बताना होगा। तो अगर मैं बात करता हूं एक्वियस स्टेट में और गैस स्टेट में, क्या डिफरेंस है सर? यहां पे मैंने बात की साइज। अगर मैं बात करूंगा गैस स्टेट में तो लिथियम आयन छोटा होगा सोडियम से, पोटेशियम से एंड रुबेडियम से। ऐसा कुछ ऑर्डर होगा, ऐसा कुछ ऑर्डर होगा भाई। लिथियम छोटा होगा सोडियम से, सोडियम छोटा होगा पोटेशियम से, पोटेशियम छोटा होगा रुबेडियम से। हाँ सर, साइज जैसे अपन नीचे जाते हैं ग्रुप के, साइज बढ़ती रहती है। तो गैसियस फेज में तो नॉर्मल ऑर्डर है, लेकिन एक्वियस फेज में साइज लिथियम की ज्यादा होती है। एक्वियस फेज में क्या होता है सर? देखिए, समझते कॉन्सेप्ट को। साइज लिथियम की ज्यादा हो जाती है सोडियम से।
सोडियम की ज्यादा हो जाती है पोटेशियम से ज्यादा हो जाती है रुबिडियम से। मतलब सर यहां पे अगर अच्छे से आप देखेंगे कि एक्वियस के केस में जो गैसियस स्टेट में छोटा आयन था वो बड़ा आयन हो जाता है। क्यों? इसका रीजन है एक्वियस स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल्स लिथियम पे चिपक जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा लिथियम पे चिपक जाते हैं, इसलिए उसका साइज ज्यादा होता है। अगर साइज किसी भी चीज का एक्वियस स्टेट में ज्यादा है तो कंडक्टेंस उसका कम होगा। कैसे सर? भाई मैंने कहा एक्वियस स्टेट में लिथियम की साइज बढ़ जाती है हाइड्रेशन के कारण, वाटर उस पर ज्यादा चिपकता है क्योंकि उसका चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज डेंसिटी है लिथियम पे वो काफी ज्यादा तगड़ी है। वो छोटा सा है, चार्ज उस पर ज्यादा है, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर बैठेंगे, इसलिए साइज उसका बड़ा हो जाएगा। अगर साइज बड़ा है तो भाई कैसे वो मूव कर पाएगा, यानी उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन वेरास जब भी मैं बात करूंगा पोटेशियम की, तो पोटेशियम अच्छा खासा बड़ा है, उसकी चार्ज डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। अगर चार्ज डेंसिटी उसकी कम है तो कम वाटर मॉलिक्यूल्स उस पे आएंगे, यानी साइज उसका कम होगा, तो वो अच्छे से मूव कर पाएगा, यानी कंडक्टेंस उसकी ज्यादा होगी। यही आपको समझना है। ये बेटा एनसीईआरटी में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, जो आपको यहाँ पे किनारे में दिख रहा है वो एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। मैंने कहा भाई गैसियस स्टेट में तो नॉर्मल ऑर्डर है, लेकिन एक्वियस स्टेट में ऑर्डर उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा लिथियम पे चिपक गए। क्योंकि लिथियम के केस में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपक गए, इसलिए उसका कंडक्टेंस डिक्रीज हो गया। तो ये फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ आयन और सॉल्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर प्ले करता है। हाँ सर, अगर ज्यादा आपको छोटा दिख रहा है तो बेटा जूम करके आप एक एक चीज देख सकते हो, क्योंकि मैं अच्छे से आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है भाई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भाई इलेक्ट्रोलाइट की कैसी कॉन्सेंट्रेशन है? क्या इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूटेड है? उस केस में भी कंडक्टेंस अफेक्ट होती है। हाँ सर, अफेक्ट होती है। फिर उसके बाद भाई विस्कोसिटी जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। विस्कोसिटी क्या है भाई? फ्लूइड्स के बीच में का फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स को अपन विस्कोसिटी बोलते हैं। तो भाई अगर फ्लूइड ज्यादा विस्कस है तो कंडक्टेंस कम होगा। अगर फ्लूइड भाई ज्यादा विस्कस है तो आयंस का फ्लो कैसे हो पाएगा? इसलिए कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। मतलब मैं कहता हूं अगर ज्यादा विस्कस फ्लूइड है तो ज्यादा गाढ़ा फ्लूइड होगा तो आयंस का मूवमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। मतलब जब भी विस्कोसिटी ज्यादा होगी तभी कंडक्टेंस कम होगी। वेराज जब भी विस्कोसिटी कम होगी, मतलब अच्छा खासा आयंस का मूवमेंट हो पा रहा है, विस्कोसिटी कम है, तो उस केस में कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। हाँ सर, तो ये भी एक फैक्टर है। और कौन सा फैक्टर है सर? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयन या सॉल्वेशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, विस्कोसिटी हो गया। यही कुछ फैक्टर्स है अपने पास इसके रिलेटेड। एनसीईआरटी में कौन सा एक्स्ट्रा फैक्टर है क्या? हाँ, लास्ट का फैक्टर बस डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर वाला। यस, टेम्परेचर वाला अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर वाला फैक्टर अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट चलता है टेम्परेचर के केस में। भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इस केस में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन होता है। यहां पे क्या होता है सर? डिसोसिएशन मानी मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और ज्यादा आयंस बना रहे हैं। मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, डिसोसिएशन हो रहा है, आयंस ज्यादा बन रहे हैं। अगर आयंस ज्यादा बन रहे हैं तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। हाँ सर, जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस।
तो इस केस में भाई क्या कंसेप्ट में चेंज आया, केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या डिफरेंस हुआ? भाई फिजिक्स के केस में जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा था तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, जिसके कारण कंडक्टेंस कम हो रहा था। लेकिन केमिस्ट्री के केस में जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो डिसोसिएशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेगा इनटू आयंस, तो ज्यादा से ज्यादा आयंस बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा आयंस बनेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। हाँ सर, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये है बेटा कंडक्टेंस के जो बेसिक कंसेप्ट आपको लेके चलने हैं एग्जामिनेशन हॉल तक कि सर हमें बेसिक कंसेप्ट कंडक्टेंस के आते हैं। हाँ सर, क्लियर है? एक बार फिर से अपन बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। भाई मैंने बोला कंडक्टेंस दो टाइप का है, एक है मेटालिक कंडक्टेंस जो मेटल्स में होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है। किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? नेचर ऑफ मेटल पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना मैं बढ़ाऊंगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। हाँ सर, लेकिन आयोनिक कंडक्टेंस जो मैं केमिस्ट्री में डिफाइन करता हूं, आयोनिक कंडक्टेंस क्या है सर? अगर सोडियम क्लोराइड को मैं ब्रेक करता हूं तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, सोडियम प्लस एंड क्लोराइड माइनस आयंस में। हाँ सर, तो उन आयंस के कारण जो कंडक्टेंस हमें मिल रहा है उसको मैं कहता हूं आयोनिक कंडक्टेंस। ये किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है सर? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने कैसा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, आपके साइज ऑफ आयन या सॉल्वेशन कैसा है। अगर आपका साइज ऑफ आयन वाटर के केस में बहुत ज्यादा है, यानी आपकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उस केस में कंडक्टेंस कम होगी। जैसे लिथियम प्लस की कंडक्टेंस कम है एज कंपेयर टू सोडियम प्लस। हाँ सर, विस्कोसिटी, अगर ज्यादा विस्कस फ्लूइड है तो कंडक्टेंस कम होगी क्योंकि भाई आयंस फ्लो ही नहीं कर पाएंगे। अगर विस्कोसिटी कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आयंस फ्लो कर पाएंगे। फिर उसके बाद अपन ने देखा भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, क्या इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या ज्यादा डाइल्यूटेड है, उस पर भी अपन देखते हैं। फिर उसके बाद टेम्परेचर में, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में लड़ाई हो जाती है। अगर टेम्परेचर में फिजिक्स की केस में बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, कंडक्टेंस घट रहा था। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री के केस में टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डिसोसिएशन होगा, ज्यादा से ज्यादा आयंस बनेंगे। अगर ज्यादा आयंस बन रहे हैं तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। हाँ सर, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? कंडक्टेंस वाला पार्ट सारे बच्चों को क्लियर है? हाँ सर, सारा पार्ट आपको क्लियर होगा कंडक्टेंस से रिलेटेड। हाँ सर, आगे अपन बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने अच्छे से कवर करवा दिया है कंडक्टेंस का। अभी अपन सिंपली फिजिक्स के कुछ टर्म्स रिवाइज करवाएंगे जो आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में पढ़ा है। 12th में अपन फिर से फिजिक्स में ये टर्म्स पढ़ते हैं। क्या है सर? फिजिक्स के कुछ टर्म्स अपन पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है सर? रेजिस्टेंस सिंपल टर्म्स में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। हाँ सर, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है सर? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, रो L बाय A। हाँ सर, यहां पे L क्या है? लेंथ, A क्या है? एरिया, और रो क्या है जिससे अपन कहते हैं रो, इसे अपन क्या कहते हैं सर? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ
मटेरियल, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये लेंथ या फिर एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की। हाँ सर, तो भाई रो को अपन कैसे लिख सकते हैं सर? रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाय एल, ऐसे अपन रो को लिख सकते हैं। हाँ सर, रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम है, रो एल इन बाय ए, ये दो फॉर्मूलाज आपको आते हैं। हाँ सर, मैंने कहा रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है सर ओम, इसकी एसआई यूनिट है ओम। रो की एसआई यूनिट क्या है सर? रो की एसआई यूनिट है ओम मीटर। हाँ सर, तो जी की एसआई यूनिट क्या होगी सर? जी की एसआई यूनिट होगी महो या फिर साइमन या फिर ओम इनवर्स। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी सर? जी की। जी का मतलब सर क्या है? कंडक्टेंस, दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी एसआई यूनिट है महो, साइमन या फिर ओम इनवर्स, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। अगर मैं बात करूंगा इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो वो कंडक्टिविटी होती है, जिसको अपन के से डिनोट करते हैं। इसको प्रोनाउंस किया जाता है कप्पा, कप्पा से अपन इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसे अपन कहते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, या फिर इसे अपन कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है सर? इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर इसकी एसआई यूनिट आपको देखने को मिलती है, ये एसआई यूनिट है। तो मैंने क्या बताया सर आपको, ध्यान से देखना। रेजिस्टेंस आर, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड है उसको अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट को अपन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो ऐसा फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। यहां पे रो क्या है? रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसे कह सकते हैं। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इसका फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, इसकी एसआई यूनिट है ओम मीटर, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम, इसे अपन ओम से डिनोट करते हैं, ओम। हाँ सर, फिर मैंने कहा भाई रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, जिसकी एसआई यूनिट होती है महो, साइमन या फिर ओम इनवर्स। रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है कप्पा यानी कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसकी एसआई यूनिट होती है साइमन पर मीटर। यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक मैंने फिजिक्स के आपको कुछ बेसिक्स समझाए हैं, फिजिक्स के कुछ बेसिक्स आपको मैंने समझाए हैं। हाँ सर, फिर बेटा अपन लिख सकते हैं जी को। जी को अपन क्या लिख सकते हैं सर? जी इज इक्वल्स टू के इंटू ए बाय एल। ये अपन जी को लिख सकते हैं के इंटू ए बाय एल। ये जी का एक फॉर्मूला बन जाता है। जी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे केमिस्ट्री में अपन एक टर्म यूज करते हैं जी स्टार। जी स्टार क्या होता है सर? जी स्टार कंडक्टेंस है क्या? नहीं, जी कंडक्टेंस है, जी स्टार इज द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट मतलब एक सेल में वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक सेल की कांस्टेंट वैल्यू होती है। जी स्टार को अपन लिखते हैं सर, जी स्टार इज इक्वल्स टू एल बाय ए। एल बाय ए, तो इसकी एसआई यूनिट आपको देखने को मिलेगी मीटर इनवर्स। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर इनवर्स। इसे अपन कहते हैं सेल कांस्टेंट।
इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, सेल कांस्टेंट अपन कहते हैं। तो यहां पे अगर अपन यहां पे पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूला में, तो अपने को क्या देखने को मिलता है सर, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए को मैं क्या लिख सकता हूं, G स्टार। तो रेजिस्टेंस का ये भी फॉर्मूला देखने को मिल सकता है आपको, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू G स्टार। अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, G स्टार, G is equals to G is equals to G is equals to K into A by L को मैं इनवर्स लिख सकता हूं, यानी डिवाइडेड बाय G स्टार, यानी कि मैं लिख सकता हूं G into G स्टार इज इक्वल टू K। ये एक फॉर्मूला मैं डिफाइन कर सकता हूं। ऐसे n नंबर ऑफ फॉर्मूलाज आप बना सकते हैं, ये कुछ हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इससे ही फॉर्मूलाज डेराइव कर सकते हो, इससे ही फॉर्मूलाज आप डेराइव कर सकते हो। एक सबसे ज्यादा यूज्ड फॉर्मूला कौन सा है सर, G स्टार इज इक्वल टू L बाय ए इज इक्वल टू आर के। ये सबसे ज्यादा यूज्ड फॉर्मूला है आर के फॉर्मूला, आप इसको याद रख सकते हो। डेराइव भी अपन कर सकते हैं। डेराइव कैसे कर सकते हैं सर, इसको रो को अपन 1 बाय के पुट कर सकते हैं, तो G स्टार इज इक्वल्स टू आर के बराबर आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा फॉर सेम सेल बट डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो उस केस में इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, G स्टार इज इक्वल टू R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2। ये आप यूज कर सकते हैं अगर सेम सेल है लेकिन डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको सवाल भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये आप ऐसे ही देख सकते हैं। ये भाई सिंपल एक फॉर्मूलाज का पोर्शन है, इजी पोर्शन है, काफी इजी फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाय ए, उसकी ऐसा यूनिट ओम। ये रो का है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाय एल, इसकी ऐसा यूनिट है ओम मीटर। अगर मैं रेसिप्रोकल ऑफ रो बात करूंगा तो वो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ऐसा यूनिट इसकी साइमन मीटर है, प्रोनाउंस्ड एज कप्पा। रेजिस्टेंस का अगर मैं रेसिप्रोकल देखूंगा तो उसका कंडक्टेंस बोलते हैं, उसकी ऐसा यूनिट महो, साइमन या फिर ओम इनवर्स। जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं के ए बाय एल। हाँ सर, जी स्टार जो सेल में कांस्टेंट टर्म्स है उसको अपन कहते हैं जी स्टार, दैट इज एल बाय ए, इसका ऐसा यूनिट है मीटर इनवर्स। इसको मैं दो फॉर्म्स में लिख सकता हूं, आर इज इक्वल्स टू रो इंटू जी स्टार या फिर G इंटू जी स्टार इज इक्वल्स टू के। ये वाला G कंडक्टेंस है और ये G स्टार है सेल कांस्टेंट। ऐसे दो मैं इक्वेशंस लिख सकता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर, G स्टार इज इक्वल्स टू L बाय A दैट इज इक्वल्स टू आर के, यानी रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी फॉर सेम सेल बट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे G स्टार इज इक्वल्स टू R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2, ये आपको देखने को मिलता है। ये भाई बेसिक आपके फॉर्मूलाज हैं, बेसिक आपको फॉर्मूलाज है, ज्यादा कुछ इसमें हाईफाई कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादा कुछ हाईफाई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक ही पेज पे अपन फॉर्मूला समराइज कर सकते हैं। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, ऐसा यूनिट्स इनके क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट क्या है, उसकी ऐसा यूनिट क्या है, उसका रिलेशन क्या है जो आपको याद रखना है, कंडक्टिविटी क्या है जिसको अपन कप्पा कहते हैं वो क्या है, ये सारा अपन ने एक पेज पे डिसाइड कर लिया है। इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हो एक टेबल के फॉर्म में कि भाई अलग अलग फॉर्मूलाज आपको देखने को मिल सकते हैं इस केस में। डेफिनेशंस अगर आपको जाननी है तो एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, सारे डेफिनेशंस आपके क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूलाज से ही आप डेफिनेशंस निकाल सकते हो, फॉर्मूलाज से ही अपन चीजें सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर,
यहां तक क्लियर है? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? यार फिजिक्स का एप्लीकेशन मैंने दिखाया है, जहां पे आपको मेरे ख्याल से आपके एनसीईआरटी में छोटे मोटे क्वेश्चंस दिए गए होंगे इस टॉपिक पे। हाँ, यहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको इंडेक्स क्वेश्चंस में मेंशन किए गए हैं। ये वाले क्वेश्चंस एग्जांपल्स के फॉर्म में आपको मेंशन किए गए हैं। हाँ सर, समझ में आया? ये वाला टॉपिक एकदम बेसिक टॉपिक है, एकदम बेसिक टॉपिक है। यस सर, यस। यहां पे बेटा अगला क्या है? अगला मैं आपको बेसिक्स बताता हूं। आपके एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है? बेसिक्स, बेसिक्स बताता हूं क्या क्या बेसिक्स है आपके। बहुत इजी इजी से बेसिक्स है सर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है सर? दोज substances that have high conductance, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास हाई कंडक्टेंस है, जो अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसे अपन कंडक्टर्स कहते हैं। मोस्टली यहां पे मेटल्स एंड इट्स अलॉयज यहां पे आ जाते हैं। मेटल्स और उनके अलॉयज कंडक्टर्स में आते हैं। जो जिनकी हाई कंडक्टेंस होती है, ये अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं। ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड मतलब अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं। गुड कंडक्टर्स अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या एग्जैक्ट ऑपोजिट है? इंसुलेटर एग्जैक्ट ऑपोजिट चलता है। ये क्या है सर? दोज सब्सटेंसेस that have very low conductance। इनका कंडक्टेंस काफी कम होता है। एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो प्लास्टिक एंड ग्लासेस, ये इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स हैं जिनका कंडक्टेंस काफी कम है। वेरी लो कंडक्टेंस इनमें देखने को मिलता है। फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स माने इंसुलेटर्स और कंडक्टेंस के बीच में। सेमीकंडक्टर्स का आपको 12th स्टैंडर्ड में एक पूरा चैप्टर है, उसमें आपको बहुत अच्छे से सेमीकंडक्टर्स के बारे में मेंशन किया है। मैं सिर्फ बेसिक्स आपको बता रहा हूं। बेसिक्स क्या है भाई? यहां पे दोज सब्सटेंसेस that have moderate conductance, इनका moderate conductance होता है। that have moderate conductance मतलब ये दोनों के बीच में होते हैं। सेमीकंडक्टर्स मतलब आधे कंडक्टर्स आधे इंसुलेटर्स इन्हें कहते हैं। मॉडरेट इनकी कंडक्टेंस होती है। आप पढ़ोगे एग्जांपल्स में, अगर मैं बोलूंगा तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कंडक्टेंस होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये दो सेमीकंडक्टर्स आप पढ़ोगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर होते हैं। ये प्योर फॉर्म के कंडक्टर्स है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है सर? ये इम्प्योर होते हैं।
यानी यहां पे सर्टन इम्प्योरिटीज पाई जाती है, सर्टन इम्प्योरिटीज देखने को मिलती है, या इसे डोप्ड कंडक्टर्स भी कहते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी इसे अपन कहते हैं। ये सब आप 12th के लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर्स में पढ़ोगे। मैंने बस ब्रीफ आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। लास्ट में एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है सुपर कंडक्टर्स। सर सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं भाई? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप फॉर्म कर सकते हो दो सब्सटेंसेस that have zero resistance and infinite conductance। ये ऐसे सब्सटेंसेस है जिनके पास जीरो रेजिस्टेंस है और इनफाइनाइट कंडक्टेंस है, इनफाइनाइट कंडक्टेंस है एंड जीरो रेजिस्टेंस है। इसे अपन सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। जनरली ये हाई टेम्परेचर्स पे मिलते हैं, जनरली एट हाई टेम्परेचर्स, but some found at low temperatures। जनरली भाई ये हाई टेम्परेचर्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ आपको लो टेम्परेचर्स में भी देखने को मिल सकते हैं। जनरली हाई टेम्परेचर पे होते हैं, जनरली हाई टेम्परेचर्स पे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ आपको लो टेम्परेचर्स पे भी देखने को मिलेंगे। ये आपकी कुछ बेसिक्स है भाई, सब लोगों को ये सारे बेसिक्स पहले ही मालूम होंगे। कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है, सेमीकंडक्टर्स क्या है, सुपर कंडक्टर्स क्या है, ये आपको सारे बेसिक्स पहले से ही मालूम होंगे। कंडक्टर्स क्या है? दो सब्सटेंसेस दैट हैव हाई कंडक्टेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास हाई कंडक्टेंस है, हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस है। एग्जाम्पल मेटल और उनके अलॉयज हो सकते हैं। इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास वेरी लो कंडक्टेंस है, अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते ये इलेक्ट्रिसिटी को, एग्जाम्पल प्लास्टिक या फिर ग्लास। सेमीकंडक्टर्स दोज सब्सटेंसेस दैट हैव मॉडरेट कंडक्टेंस, ये दोनों के बीच में है। कंडक्टर आधा इंसुलेटर अपन सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें दो टाइप्स होते हैं जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो कि इम्प्योर होते हैं, सर्टेन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं। इन्हें डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। डोप्ड माने इसमें कुछ इम्प्योरिटीज डाले हैं। सुपरकंडक्टर्स दो सब्सटेंसेस दैट हैव जीरो रेजिस्टेंस एंड इनफाइनाइट कंडक्टेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जीरो रेजिस्टेंस है और इनफाइनाइट कंडक्टेंस है, इन्हें अपन सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। जनरली हाई टेम्परेचर्स पे मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ लो टेम्परेचर्स पे भी खोजे जा चुके हैं। ये अपने बेसिक्स हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर क्या है एनसीईआरटी में मेंशन किया है, तो मैंने भी आपको ब्रीफ में मेंशन कर दिया है। हाँ सर, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है यहां तक आप सबको? यहां तक क्लियर है? आगे देखिए बेटा, यहां पे व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट दिया है। व्हीट स्टोन ब्रिज, अगेन ये 12th का टॉपिक है। व्हीट स्टोन ब्रिज करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स में ये आप अच्छे से पढ़ोगे। यहां पे बेसिक क्या कंसेप्ट है? बेसिक कंसेप्ट तो यही है सर, बेसिक कंसेप्ट इसका यही है
यहां पे देखिए सर, यहां पे R1 एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R3, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R4 और यहाँ पे कुछ करंट जा रहा है जो इस केस में करंट की वैल्यू 0 है। यहाँ पे इस सेगमेंट में करंट की वैल्यू 0 है जिसको अपन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज अपन कहते हैं, या करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे। यहाँ पे सिंपल क्या आपने केमिस्ट्री में बात की गई है कि अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, सपोज R2 अपना अननोन है, तो R2 की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं सर? R1 by R3 is equals to R2 by R4। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट होता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कि आप सिंपल ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो R1 by R3 is equals to R2 by R4। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कंसेप्ट है। R2 की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं सर? R2 is equals to R1 into R4 divided by R3। तो ऐसे we can find, यहां से we can find the value of unknown resistance। यहां से we can find the value of unknown resistance। अननोन रेजिस्टेंस की अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ सर, क्लियर है? क्लियर है सबको? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन है भाई? बीच में यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। सिंपल R1 by R3 is equals to R2 by R4। R2 अगर अननोन है तो अननोन रेजिस्टेंस की अपन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से, जो आप ज्यादा फिजिक्स में पढ़ोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो मैंने बता दिया है आपको। हाँ सर, मैंने आपको बता दिया है। यस सर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन समझने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है सर? मोलार कंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे, जिसको अपन लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। मोलार कंडक्टेंस का टॉपिक। मोलार कंडक्टेंस का टॉपिक क्या है भाई? मोलार कंडक्टेंस इज सिंपली कंडक्टिविटी पर कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन को अपन मोलार कंडक्टिविटी कहते हैं। हाँ सर, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूला से अपन क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं सर? इफ, अगर मैंने बोला इफ कब यानी कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो लैम्डा एम की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं सर? लैम्डा एम इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय c। ऊपर अपने को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसकी यूनिट आपको देखने को मिलेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपको इसकी यूनिट देखने को मिलेगी। हाँ सर, अगर मैंने बोला सर कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो आप सिंपली 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि भाई अगर सिंपल अपन देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर होता है। तो लीटर अगर ऊपर चला जाता है, तो लीटर ऊपर चला गया मतलब अपने को 1000 से इंटू करना पड़ेगा। हाँ सर, सेंटीमीटर में लाना है तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने आपको कहा अगर कि आपको साइमन मीटर इनवर्स में दिया गया है, साइमन मीटर इनवर्स में दिया है, तो आप क्या करोगे सर? आप क्या करोगे? ऊपर क्या आएगा सर? लीटर का टर्म आएगा। लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे देख सकते हो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। हाँ सर, मतलब अपने को नीचे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ सर, यहां पे अपन नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे
तो इस केस में आपको यूनिट क्या देखने को मिलेगी, इस केस में आपको यूनिट देखने को मिलेगी साइमन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल। तो ये आपको चीज याद रखनी है कि अगर कप्पा अपने को सेंटीमीटर्स में दिया है तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, अगर कप्पा आपको मीटर्स में दिया है तो आपको नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है, दैट इज लैम्डा एम, दैट इज कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी की यूनिट किस में हो सकती है सर, साइमन सेंटीमीटर में हो सकती है और साइमन मीटर में हो सकती है। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट किस में होती है सर, मोल्स पर लीटर। इसलिए अपन ऐसे दो फॉर्मूलाज डिफाइन करते हैं कि अगर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, अगर साइमन से मीटर इनवर्स में दी गई है तो नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे। हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब और 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन केस ऑफ सेंटीमीटर। ये भी आप कन्वर्जन बेसिक है, याद रख सकते हो, याद ही होगा मोस्ट ऑफ द लोगों को। बेसिक कन्वर्जन अपन ऐसे समझते हैं। हाँ सर, मोलर कंडक्टेंस ऐसा होता है, कैसे डिफाइन किया सर अपन ने, K डिवाइडेड बाय C। दो आपको क्या फॉर्मूलाज याद रखने हैं जो यूनिट्स पे फ्लक्चुएट करते हैं, ये दो आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। हाँ सर, सिंपल है, सिंपल है। यहां पे ही मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूं कि भाई वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन ऑन डाइल्यूशन, ध्यान से देखना भाई, अगर मैं डाइल्यूट करता हूं, अगर मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, वेरिएशन ऑन डाइल्यूशन का मतलब क्या है, अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं यानी मैं कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा हूं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं, तो डाइल्यूशन के केस में अपने को क्या देखने को मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन में कम कर रहा हूं, वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहा हूं, जिसे अपन डाइल्यूशन कहते हैं। हाँ सर, यहां पे कंडक्टिविटी क्या होगी सर, कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा, इसका क्या होगा सर, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है भाई, बेसिक रीजन है कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस कैरिंग चार्ज पर कैरिंग करंट, कैरिंग चार्ज नहीं, कैरिंग करंट, कैरिंग करंट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। बेसिक एग्जांपल क्या है इसका भाई, जब भी मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं, जब भी मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो मेरी कंडक्टिविटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कैरिंग करंट पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहा है। भाई अगर मैंने पानी डाला तो सपोज ये छोटा सा यूनिट वॉल्यूम है, तो पानी डालने के बाद आयंस दूर दूर हो जाएंगे, जिसके कारण पर यूनिट छोटे से यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, जिसके कारण कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। हाँ सर, ये समझ में आ गया, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, ये समझ में आ गया। भाई सिंपल एग्जांपल क्या है, कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि सपोज इतना सा यूनिट वॉल्यूम है, पहले तो भाई इसमें ज्यादा आयंस थे, जैसे ही मैंने ज्यादा डाइल्यूशन किया तो इस सेम एरिया में आयंस कम होंगे, क्योंकि ये दूर दूर चले जाएंगे आयंस। हाँ सर, भाई अभी अगली बात की मोलर कंडक्टेंस पे क्या होगा, तो मोलर कंडक्टेंस जिसको मैं कहता हूं लैम्डा एम, ये इंक्रीज कर रहा है। क्यों, इसका रीजन ये है, ये इंक्रीज क्यों कर रहा है, अगर फॉर्मूला मैंने देखा लैम्डा एम इज इक्वल टू के बटा सी। सी क्या है सर, कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं सर, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स पर वॉल्यूम।
तो यहां पे मैं पुट करूंगा तो K इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय मोल हो जाएगा। हाँ सर, तो डाइल्यूशन के वक्त वॉल्यूम बढ़ जाता है, डाइल्यूशन के वक्त वॉल्यूम बढ़ जाता है, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज करने के कारण लैम्डा एम इंक्रीज हो जाता है। टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण लैम्डा एम इंक्रीज हो जाता है। अभी बच्चों का डाउट होगा सर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो लैम्डा एम इंक्रीज क्यों हो रहा है? भाई कंडक्टिविटी का इफेक्ट कम है, कंडक्टिविटी का इफेक्ट कम है। द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसलिए टोटल वॉल्यूम बढ़ने के कारण मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है, लैम्डा एम बढ़ रहा है, लैम्डा एम बढ़ रहा है। हाँ सर, मैंने कहा मोलर कंडक्टेंस का टॉपिक शुरू कर दिया जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला मोलर कंडक्टेंस की ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसको अपन कह सकते हैं कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई इसके दो अलग अलग फॉर्मूलाज मैंने बोले, बेसिक इस फॉर्मूला से डिराइव है। अगर कप्पा की यूनिट साइमन मीटर इनवर्स में रही तो डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा। अगर कप्पा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में रही तो अपन ऊपर 1000 से इंटू करेंगे, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सर, मैंने कहा यहां पे अपन वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन समझ सकते हैं, जहां पे बहुत से अच्छे असर्शन रीजन क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने कहा कॉन्सेंट्रेशन का कम करना और वॉल्यूम का बढ़ाना, इसे अपन डाइल्यूशन कहते हैं। चीजों को डाइल्यूट करना यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करना। कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कैरिंग करंट पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए। लेकिन मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है और वो कंपेंसेट कर रहा है द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी को, इसलिए मैंने ये लिखा। ये बेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पे बहुत सवाल पूछ सकते हैं। इस पेज पे जो भी चीजें मेंशन्ड है वहां से डायरेक्ट बोर्ड्स में सवाल पूछ सकता है। थियोरेटिकली सवाल पूछेगा लेकिन डायरेक्ट सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हाँ सर, अगर मैंने ऐसे कर दिया, अगर मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, इतना ज्यादा पानी डाला, इतना ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, तो सर लैम्डा एम तो मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम लैम्डा एम को अपन क्या कहते हैं सर? लैम्डा एम नॉट या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। हाँ सर, अभी मैंने अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया, सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल में पॉसिबल है। तो भाई थियोरेटिकल पेपर पे मैंने बोला सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो लैम्डा एम की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिसको मैं लैम्डा एम नॉट बोलूंगा, दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। हाँ सर, ये जो पेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। यहां पे ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। आपको यूनिट देख के अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। इस चीज को नोट डाउन करो, फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे। यहां पे बेटा आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख दो इसको, सारे जगह पे जहां पे अपन ने कंडक्टेंस लिखा है उसकी जगह पे कंडक्टिविटी मेंशन करना पड़ेगा अपने को। यहां पे बस एक करेक्शन है छोटी सी, कंडक्टेंस की जगह मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे क्योंकि
K डिवाइडेड बाय C है पर मोल्स के टर्म में कंडक्टिविटी है, ये मोलार कंडक्टिविटी है। कंसेप्ट सही है सब, बाकी कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस मोलार कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस नहीं है। ये बस एक बार करेक्शन कर लो, मोलार कंडक्टिविटी लिखना है आपको, मोलार कंडक्टेंस के जगह पे मोलार कंडक्टिविटी मेंशन होना चाहिए। कंडक्टेंस के फ्लो में मैंने कंडक्टेंस लिख दिया सबके जगह, यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी आएगा, क्योंकि भाई ये कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन है, तो कंसेप्चुअली भी ये गलत होगा, मोलार कंडक्टिविटी सही होगा। हाँ सर, ये एक बार नोट कर लो फिर से एक बार, जहां पे कंडक्टेंस लिखा है वहां पे चेंज करके मोलार कंडक्टिविटी कर सकते हो, मोलार कंडक्टेंस कंसेप्चुअली ही गलत हो जाएगा, बाकी ये सारे चीजें सही है, इसमें कोई चेंज नहीं। यस, क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चंस तो बोला वो इसके ऊपर दी गए। हाँ, वेरिएशन ऑफ ये कर लिया अपन ने मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ये भी देख लिया है, सारे डेफिनेशंस भी कर लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज भी अपन ने कर लिया है, बेसिक टर्म्स भी कर लिए हैं। यस, यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। दो आपको एग्जांपल्स होमवर्क के फॉर्म में सॉल्व करने हैं, एग्जांपल 2.4 और एग्जांपल 2.5, एक बार कल मैं डिस्कस करवा दूंगा। एग्जांपल्स एनसीईआरटी की है, न्यू एनसीईआरटी से एग्जांपल 2.4 और 2.5 आपको सॉल्व करना है। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के ऊपर अपन ने सॉल्व कर दिया है, यहां तक का नोट हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, कंडक्टेंस की जगह कंडक्टिविटी कर लिया है, मेरे तरफ से एक एरर था वो चेंज कर लिया। यस, आगे चलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इसके ऊपर सवाल भी पूछे जा चुके हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजी सा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अपन क्या क्या चीजें देखते हैं वो समझते हैं पहले। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फ्लक्चुएट करता है वो आप देख सकते हैं। यहां पे मैं जब भी ग्राफ बनाता हूं मोलर कंडक्टिविटी का विथ रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जब भी मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ये कुछ ऐसा ग्राफ होता है। लेकिन जब भी मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ ग्राफ बनाता हूं, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो ये ग्राफ आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। यहां पे स्टीपली ग्राफ डिक्रीज करता है, यहां पे जल्दी डिक्रीज कर जाता है इस केस में। तो यहां पे भाई पीछे अपन इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट, यानी पीछे अपन इस ग्राफ को ले सकते हैं और अपन लैम्डा एम नॉट की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रापोलेशन पॉसिबल नहीं है, नो एक्स्ट्रापोलेशन। यहां पे अपन एक्स्ट्रापोलेशन यानी ग्राफ को पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर अपन पीछे करेंगे तो सीधा ये पैरेलल ऐसे चलता जाएगा, यानी एक्स्ट्रापोलेशन पॉसिबल नहीं है। यहां पे अपन एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं, यानी ग्राफ को पीछे खींच सकते हैं टू फाइंड यहां पे लैम्डा एम नॉट, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए। यहां पे अपन रिलेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ये आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, ये आप फिजिक्स के टर्म्स में भी देख सकते हो, ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, तो ये स्लोप होगा माइनस ए, आपका स्लोप है, और ये आपका इंटरसेप्ट है। ऐसे अपन फिजिक्स के फॉर्म में भी समझ सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, कि लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी, तो यहां पे इसका स्लोप माइनस ए होगा, स्लोप इसका क्या है सर, माइनस ए होगा। हाँ सर,
हाँ सर, यहां में वी कैनॉट ड्रॉ रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा एम नॉट। यहां पे ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं है जिससे अपन रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट के बीच में, लेकिन यहां पे एक रिलेशन है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि अपन रिलेट कर सकते हैं लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट को। इसे डेबाई-हक्कल ऑनसैंगर इक्वेशन भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस इतनी आपको याद रखनी है, इतनी आपको भाई बेसिक वैल्यू याद रखनी है। हाँ सर, यहां पे आप देखना चाहते हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज्यादा जल्दी डिक्रीज आ रहा है। उस ज्यादा जल्दी डिक्रीज आने का मतलब ये है कि भाई जैसे अपन डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है। अल्फा माने जैसे मैंने बोला था डिसोसिएशन बढ़ जाता है, डिसोसिएशन बढ़ जाता है तो अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी, अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। इसके कारण अपने पास जल्दी से डिक्रीज देखने को मिलता है, जल्दी से अपने को डिक्रीज देखने को मिलता है। मतलब अब अगर आपको सवाल पूछा गया कि भाई जल्दी किसका डिक्रीज हो रहा है, भाई अगर डाइल्यूशन के वक्त जल्दी किसका डिक्रीज हो रहा है तो आप लिख सकते हो कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जल्दी डिक्रीज होता है। लेकिन स्टीप डिक्रीज अगर आपको पूछा गया तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होगा। हाँ सर, क्लियर है। अगर भाई यहां पे आपको क्वेश्चन के फॉर्म में सिंपल, बोर्ड एग्जाम में भी सिंपल सा क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि भाई ये अगर आपको दो ग्राफ्स दिए गए हैं लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का आपको ग्राफ दिया है, और ये एक ऐसा ग्राफ है और एक ऐसा ग्राफ आपको दिया है। यहाँ पे ए है, ये बी है, तो यहाँ पे वो पूछ सकता है कि भाई ए क्या है, बी क्या है। आप आंसर कर सकते हो सर ए के केस में जल्दी डिक्रीज आ रहा है, मतलब ए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और बी के केस में स्टीप डिक्रीज आ रहा है, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहां पे वो आगे पूछ सकता है कि भाई एक्सट्रापोलेशन कौन से केस में पॉसिबल है, तो बी के केस में एक्सट्रापोलेशन यानी ग्राफ को पीछे खींचा जा सकता है, एक्सट्रापोलेशन कैन बी डन। एक्सट्रापोलेशन हम इजीली कर सकते हैं बी के केस में। तो भाई सिंपल सवाल है, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ दिया, बी स्टीपली डिक्रीज कर रहा है, ए जल्द से जल्द डिक्रीज कर रहा है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट ए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बी है। एक्सट्रापोलेशन बी के केस में कर सकते, ए के केस में नहीं कर सकते। ये आपको चीजें याद रखनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर चीजें ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें है ये। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ मैंने बनाया, तो भाई ये अपने को देखने को मिला स्टीप वाला ग्राफ, जहां पे एक्सट्रापोलेशन करके अपन लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं। स्लोप यहाँ पे -a के बराबर होगा, यहाँ पे रिलेशन अपन निकाल सकते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस a रूट सी। यस सर, रिलेशन निकाल पा रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इनवर्स टाइप का ग्राफ आ रहा है, जल्दी से जल्दी आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। एक्सट्रापोलेशन नहीं कर सकते, रिलेशन नहीं बना सकते, डाइल्यूशन करेंगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, डिसोसिएशन बढ़ता है। हाँ सर, यहाँ पे सवाल के फॉर्म में ए और बी मैंने दिया, तो ए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एक्सट्रापोलेशन बी के केस में अपन इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक्सट्रापोलेशन पॉसिबल होता है। सर ए यहाँ पे क्या है, ए एक कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, मतलब अगर NaCl की मैं बात करूंगा, MgCl2 की बात करूंगा, AlCl3 की बात करूंगा, MgSO4 की बात करूंगा, तो यहां पे क्या है बेटा,
ये कैसे टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है? तो 1:1 अपन आयंस कंपेयर करते हैं, ये 2:1 है, ये 3:1 है, ये 2:2 है। कैसे सर आपको पता चला? क्योंकि भाई Na+ एंड Cl- 1:1, Mg2+, यहाँ पे 2Cl-, Cl पे एक ही चार्ज है माइनस का, यहाँ पे Al3+ प्लस 3Cl- 3:1, यहाँ पे Mg2+ प्लस SO4 2-, इसलिए ये 2:2 इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। A एक कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। NaCl एक 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, MgCl2 एक 2:1 इलेक्ट्रोलाइट का टाइप है, AlCl3 एक 3:1 इलेक्ट्रोलाइट का टाइप है, MgSO4 2:2 इलेक्ट्रोलाइट का टाइप है। ये आपको क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ पे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा चुके हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल उसने पूछे हैं और एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट भी है आपको इन चीजों को समझना कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैसे होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे होगा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर, यहां तक हमें सारी चीजें क्लियर है। यहां तक अपन ने क्लियर कर दिया है। एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेता हूं भाई अपना कितना टॉपिक कवर हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था? कंडक्टेंस, बेसिक टर्म्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दैट इज मेटालिक कंडक्टेंस, आयोनिक कंडक्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज, मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन ऑन डाइल्यूशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक ही टॉपिक बच रहा है अपना कोलॉस लॉ। कोलॉस लॉ भी खत्म कर देता हूं, मतलब अगले क्लास में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डिजिटल बोर्ड पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कोलॉस लॉ इजी सा लॉ है, बहुत इजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी है लेकिन इजी है समझना। कोलॉस लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस। सर नाम तो इस लॉ का काफी ज्यादा लग रहा है, इसलिए अपन अगले क्लास में कर लेते हैं। नाम ही बड़ा है, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी है। सपोज भाई मैंने एक लिखा लैम्डा m0, किसके कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लैम्डा m0 अगर मैं लिखता हूं AB इलेक्ट्रोलाइट का, तो आप क्या लिखोगे? दैट इज लैम्डा m of cationic part, lambda m of cationic part plus lambda m of anionic part। सिंपल भाई, इस लॉ की डेफिनेशन क्या है? लॉ की डेफिनेशन क्या है? ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका लैम्डा m0 मुझे निकालना है, तो ये कटायनिक पार्ट का लैम्डा m0 ऑफ कटायनिक पार्ट प्लस लैम्डा m0 ऑफ अनायनिक पार्ट। हाँ सर, ये मैं निकाल सकता हूं, क्लियर है? यहां पे भाई सवाल कुछ देखेंगे, धड़ से धड़ सवाल बना रहे होंगे। अगर मैंने बोला लैम्डा m0, आप मुझे NaCl का लिख के बताइए, NaCl का क्या होगा? लैम्डा m0 आप मुझे MgCl2 का लिख के बताइए क्या होगा। ऐसे ही सवाल आपको एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, वो अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सवाल की टेंशन मत लो, अगले क्लास डिजिटल बोर्ड पे अपन एनसीईआरटी भी पढ़ रहे होंगे, थोड़ी जो आपके डाउट्स रहेंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखूं सर? AlCl3, यहाँ पे Al2 SO4 थ्राइस। इसकी आप कैसे लिख सकते हो सर? यहाँ पे सर मैं लिख सकता हूं लैम्डा m Na प्लस लैम्डा m Cl-, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? लैम्डा m Mg2+
प्लस यहाँ पे ट्वाइस 2Cl है तो बाहर 2 इसे इंटू करना पड़ेगा लैम्डा m Cl माइनस यहाँ पे लैम्डा m नॉट Al थ्राइस प्लस 3 टाइम्स लैम्डा m नॉट Cl माइनस यहाँ पे लैम्डा m नॉट बाहर 2 से इंटू करूंगा क्योंकि 2Al है Al3 प्लस प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स SO4 लैम्डा m ऑफ SO4 2 माइनस ऐसे आपको लिखना है। मतलब सपोज सिंपल आपको ऐसे दिया गया है न लैम्डा m नॉट अगर a यहाँ पे दिया है छोटा स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b ऐसे कुछ फॉर्म में आपको आयंस दिए गए हैं तो आप कैसे लिख सकते हो सर? जनरल केस में आप लिख सकते हो लैम्डा m यहाँ पे a प्लस b a के ऊपर पावर b की प्लस इंटू a प्लस b ब्रैकेट लैम्डा m यहाँ पे b की पावर माइनस a ऐसे आप जनरल केस में लिख सकते हो। जनरल केस में आप ऐसे लिख सकते हो जनरल केस में आप ऐसे लिख सकते हो। सपोज एग्जांपल अपन करेंगे NaCl तो भाई एक Na प्लस Cl माइनस तो 1 1 से इंटू करेंगे MgCl2 तो Mg2 प्लस प्लस 2Cl है तो 2 इंटू Cl माइनस AlCl3 Al3 पॉजिटिव अकेला है 3 Cl माइनस है 3 से इंटू कर दिया Al2 SO4 थ्राइस 2 Al3 प्लस प्लस 3 SO4 2 माइनस यहाँ पे देखा यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करो ये वाला अपना बराबर है क्या एक के बाहर ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी तो यहाँ पे 2 था बाहर तो 2 बाहर होगा और b का प्लस चार्ज यहाँ पे b ये वाला स्मॉल b है तो स्मॉल b बाहर करेंगे और b जो अपना था सल्फेट उसके ऊपर 2a के साथ माइनस तो ऐसे अपन सिंपल वे में लिख सकते हैं। हाँ सर कोलॉस लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या कहता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायनिक पार्ट प्लस द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द अनायनिक पार्ट। इसके ऊपर आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं ताकि भाई आपका कोलॉस लॉ तक का पोर्शन कवर रहे। अगर मैंने कहा लैम्डा m नॉट आप H2O का निकाल के आ सकते हो, आप लैम्डा m नॉट CH3COOH का निकाल सकते हो, आप लैम्डा m नॉट किसका निकाल सकते हो? MgOH ट्वाइस का निकाल सकते हो। ये 3 आप होमवर्क करोगे ताकि कोलॉस लॉ पे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये आपको होमवर्क करना है, 3 होमवर्क आप करोगे ताकि कोलॉस लॉ आपको समझ में आएगा। बस आपको कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जोड़नी है, इसके साथ आप कोलॉस लॉ कर सकते हो। एनसीईआरटी में कोलॉस लॉ तक आपको मेंशन किया है, इसके एप्लीकेशंस में एनसीईआरटी ने दिया है कि ये इसका एक पहला एप्लीकेशन एनसीईआरटी ने कहा है भाई ये इसका पहला एप्लीकेशन है कि आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इस फॉर्मेट में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इस फॉर्मेट में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। हाँ सर, इस फॉर्मेट में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हो। एनसीईआरटी में अब एप्लीकेशन 2 में क्या मेंशन किया है? अल्फा के बारे में मेंशन किया कि आप अल्फा लैम्डा m बाय लैम्डा m नॉट से आप अल्फा की कैलकुलेशन कर सकते हो। आप लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m नॉट से अल्फा की कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आपको सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलॉस लॉ मेंशन किया गया है। अगर आपको अल्फा पता चल गया तो इक्विलिब्रियम के
कॉन्सेप्ट से आप डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस निकाल सकते हो। ये भी एनसीईआरटी ने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम में हम ये सारे चीजें पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए ये अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के भी निकाल सकते हैं अगर आपको अल्फा की वैल्यू पता चल जाती है तो एप्लीकेशन 1 तो इजी सा है, ऐसे इस फॉर्मेट में आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपके लिए कुछ होमवर्क है। एप्लीकेशन 2 में आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, के ए के बी के साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट की आप वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब एनसीईआरटी के वाइज कंडक्टेंस का टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश है, बस थोड़े क्वेश्चंस बच रहे हैं कंडक्टेंस के टॉपिक से। एप्लीकेशन ऑफ कूलॉज लॉ, हाँ वही है, 2 एप्लीकेशन है कूलॉज लॉ के। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर लिया, मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये अपना एनसीईआरटी बुक से टॉपिक तो कवर हो गया है, बस ज्यादा से ज्यादा अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर छोटा सा ही लेक्चर होगा जहां पे 30 या 40 मिनट्स में अपन क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी भी रीड कर रहे होंगे, ताकि जो आपके डाउट्स रहे इस टॉपिक से रिलेटेड वो वहां पे क्लियर हो जाए। व्हाइट बोर्ड पे ये मैंने मेंशन किया है, अगला लेक्चर है डिजिटल बोर्ड पे। इस फॉर्मेट में आएगा कि आपको एनसीईआरटी की पकड़ समझ में आएगी और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं वो समझ में आएगा। एनसीईआरटी बेस्ड में चल रहा हूं, टॉपिक आपको भी मालूम है, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का टॉपिक होता है जो पढ़ाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगले ही लेक्चर में मैं आपको करवा देता हूं, जिन्हें भी करना है वो टॉपिक लास्ट में कर सकते हो, 10-15 मिनट की बात है, वो टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स चालू करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक मेरे ख्याल से एक ही लेक्चर में मैं एक्सटेंड करके ले लूंगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फिर उसके बाद बैटरीज का छोटा डिजिटल बोर्ड पे मैं लूंगा, ताकि एनसीईआरटी साइड बाय साइड क्लियर हो सकेंगी। इसलिए 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर फिनिश होगा। आज ये 5th लेक्चर है, तो 8th लेक्चर तक ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा। अगर आज का डिस्कशन आपको समझ में आया, बेसिक से मैंने ऊपर के लेवल तक आपको उठाया, एग्जांपल्स या जो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं वो अटेम्प्ट करो। अगले लेक्चर में क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कराऊंगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर बेटा ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना